हाय गाइज, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइज आज हम लोग देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 4 पार्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं वनडे एग्जाम फैक्ट्री चैनल पे। वनडे एग्जाम फैक्ट्री ये मेरे चैनल पे जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही इन्वायरमेंट इकोलॉजी हमने पीटी 365 का पीटी 365 इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी हम कंप्लीट करा चुके हैं। इसके साथ ही पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी हो चुका है। इसके साथ हम लोग बातें करें पॉलिटी गवर्नेंस, आर्ट एंड कल्चर पीटी 365 का ये भी हो चुका है। पर्सनालिटी इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, सारे चीज़ हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, सोशल इशू जितने भी सारे पीटी 365 का आता है सारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये लास्ट चल रहा है। बोले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है यही एक लास्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। 2 से 3 दिन में ये भी फाइनल हम कर देंगे। ठीक है, एंड ज़्यादा समय किल नहीं करेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट यहाँ तक हम लोग पढ़ने वाले थे लाइफाई तकनीक, यानी कि लाइफाई तकनीक ये क्यों चर्चा में है और आखिर इसका यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जहाँ से यूपीएससी हमारा क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो इसे हम लोग को पढ़ के जाना होगा। तो आइए समय किल नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लाइफाई तकनीक प्राप्त करने के लिए इनोवेशन फॉर द डिफेंस एक्सीलेशन के तहत एक स्टार्टअप को फंड प्रदान किया गया है। ठीक है, और इस तकनीक का यूज करके भारतीय रक्षा क्षेत्र में विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित अगर हम लोग फैक्ट की बातें करें तो आईडेक्स जो है ये रक्षा एरोस्पेस के लिए लाया गया है। ये पहल जो है भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो आईडेक्स पहल जो है ये रक्षा एरोस्पेस क्षेत्र में इनोवेशन और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, यानी कि आप रिसर्च नए इनोवेशन कर सकते हैं, नए रिसर्च कर सकते हैं। आईडेक्स पहल जो है ये प्रबंधन यानी कि ये रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा नवाचार संगठन के तौर पे ये कार्य करता है। इसके अंतर्गत आता है लाइफाई की बातें करें, ये तकनीक जो है यानी कि लाइट फिडेलिटी तकनीक के बारे में हम लोग बातें करें तो LI यानी कि लाइट फिडेलिटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हुआ लाइफाई मतलब लाइट फिडेलिटी। ठीक है, तो ये जो है एक द्विदिशीय यानी कि बाई डायरेक्शनल वायरलेस संचार है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई वायर नहीं होता है, ये वायरलेस संचार है। इसमें इस संचार के लिए दृश्य प्रकाश लगभग कितना होता है 400 से लेके 813 हर्ट्ज के बीच होता है। और इसका उपयोग जो है इसके विपरीत क्या होता है, लाइफाई के विपरीत की बातें करें तो एक आप लोग सुने हैं वाईफाई। ठीक है, तो ये तकनीक में संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जस्ट इसी के अपोजिट लाइफाई भी है। तो लाइफाई की बातें करें तो ये प्रकाश उत्सर्जन डायोड की सहायता से ये डेटा संचारित होता है। और इसका यूज की हम लोग बातें करें तो ये हम लोग कृषि क्षेत्र में कर सकते हैं, थिएटर वगैरह में कर सकते हैं, पावर प्लांट में कर सकते हैं, बहुत सारे जगहों पे इसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, ये कार्य प्रणाली की बातें करें, ये फंक्शन कैसे करता है तो लाइफाई जो कार्य प्रणाली है ये लेड ट्रांसमिशन के जरिए अदृश्य ऑन ऑफ किया जा सकता है। ऑन ऑफ क्रिया के बाइनरी कोड का यूज करके ये डेटा ट्रांसमिशन में यूज हो सकता है। ठीक है, संभव हो सकता है। लाइफाई के यूज की बातें करें तो एयरक्राफ्ट, जैसे कि हम लोग बताएं अभी जस्ट कि अस्पताल वगैरह में, थिएटर वगैरह में, पावर प्लांट, बहुत ऐसी जगह हैं जहां हम इसका यूज कर सकते हैं। विद्युत चुंबकीय रेडियो अवरोधक की वजह से सुरक्षा संबंधी चुनौती इस उत्पन्न होती रहती है। वाईफाई की तुलना में लाइफाई की लाभ क्या क्या हो सकता है, यानी कि हम लोग वाईफाई जो यूज करते हैं तो लाइफाई की हम अगर कंपेयर करें तो इसका हमारे बेनिफिट क्या होगा। तो बेनिफिट की बातें करें तो ये एक तेज होता है, काफ़ी फास्ट तकनीक होता है। लाइफाई तकनीक कम अवरोधक होने के कारण, हाई बैंडविड्थ से ज्वाइंट होने के कारण ये उच्च डेटा ट्रांसफर सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसके साथ ही वहनीय और निरंतरता होता है। ये वाईफाई की तुलना में 10 गुना अधिक वहनीय होता है। कम घटकों की आवश्यकता होती है और कम ऊर्जा का इसमें खपत होता है। ठीक है, सुरक्षित, चूंकि प्रकाश रेडियो तरंगों की तरह दीवारों से होकर के नहीं गुजरता है, इसलिए डेटा को गोपनीयता भी रखता है, यानी कि उसे सेव करके गोपनीयता भी रखता है जो किसी को पता न चले। वाईफाई की तुलना में लाइफाई की कमी क्या क्या है, यानी हम लोग इसकी थोड़ा सा हम लोग चैलेंजेस की बातें करें
या फिर इसकी थोड़ी कमियां की बातें करें तो ये वाईफाई की तुलना में लाईफाई के द्वारा बहुत कम रेंज में ही डेटा संचार किया जा सकता है। ये इसका चैलेंजेज है। इस तकनीक के लाभ को प्रकाश की एक निश्चित रेंज में ही उठाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे इसके चैलेंजेज है। लाईफाई और VLC तकनीक की कंपैरिजन की हम लोग बातें करें तो इसकी विशेषता आखिर क्या है। तो लाईफाई की बातें करें तो ये इंफ्रारेड अदृश्य और दृश्य दोनों होता है, लेकिन VLC की बातें करें तो VLC जो है ये दृश्य प्रकाश यानी 375 से लेकर के 780 नैनोमीटर के बीच ये होता है। ठीक है, लाईफाई की बातें करें तो ट्रांसमिशन का प्रकार जो होता है लाईफाई ये द्विदिशात्मक यानी कि बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि VLC जो होता है पॉइंट टू पॉइंट होता है। ठीक है, लाईफाई डेटा रेट की बातें करें तो काफ़ी हाई रेट है इसका, लेकिन VLC जो है निम्न इसका रेट है यानी कि लो इसका रेट है। लाईफाई की बातें करें तो इंटरफेस का स्तर जो होता है वो काफ़ी लो होता है यानी कि काफ़ी नीचे होता है, निम्न होता है, जबकि VLC जो है ये भी निम्न होता है। ठीक है, तो ये रहा इसका कंपैरिजन जो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनेट हो गया, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। स्ट्रीमिंग कंटेंट कैसे जाता है, ये लेड हो गया, ये फोटो डिटेक्ट कैसे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आवृत्ति में बदलाव बहुत तेजी से होता है, जिसके कारण से उसे मानव नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है, यानी कि हमारे आंखों से हम नहीं देख पा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एम्प्लीफिकेशन एंड प्रोसेसिंग कैसे होता है लाइट के माध्यम से सिस्टम में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूज़ जो बहुत ही चर्चा में रहा है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जितने भी सारे हैं हमको पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम कहीं से भी पूछ सकता है एग्जाम में। सेमीकंडक्टर क्यों चर्चा में है, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 5वीं सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दिया है, जो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो किसने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है और 5वीं सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दे दिया है, इसलिए चर्चा में है। नई सेमीकंडक्टर यूनिट की बातें करें तो गुजरात के सानंद में स्थापित किया जाएगा, यानी कि गुजरात के सानंद एक जगह का नाम है, वहाँ पे इसे एस्टैब्लिश किया जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत एक विशेष और स्वतंत्र व्यवसाय डिवीजन है। ये सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वीकृति योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। सेमीकंडक्टर की हम लोग बातें करें तो सेमीकंडक्टर यानी कि एक सुचालक होता है, कंडक्टर होता है, ये कुचालक इंसुलेटर के बीच एक विशेषता रखने वाली सामग्री यानी सेमीकंडक्टर को इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये किसी भी एकल तत्व या फिर यौगिक के रूप में कई तत्वों को संयोजन से बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बातें करें तो सिलिकॉन का मौलिक अर्धचालक या फिर गैलेलियम नाइट्रोजन और इसके एक यौगिक कंपाउंड अर्धचालक होता है। ठीक है, इसका हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो डायोड के यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर के रूप में यूज कर सकते हैं, एकीकृत सर्किट के रूप में कर सकते हैं, दूरसंचार इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी सारी जरूरत इसकी होती है वहाँ पे हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाए जाते हैं, चाहे वो AI हो, 5G हो, IoT हो, जैसे नई प्रौद्योगिकी के यानी कि प्रौद्योगिकियों में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका रोल निभाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यानी कि इस वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार जितना बार देख लीजिएगा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क एज ए सर्विस की बातें करें तो भारत में नास का बाजार यानी कि नास जो है, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, नास बोलते हैं। नास का फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क एज ए सर्विस। ठीक है, नेटवर्क एज ए सर्विस ये 1.18 बिलियन, ठीक है, यानी कि 1.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर के 2029 तक कितना होने का अनुमान है, तो ये 7.32 बिलियन होने का अनुमान है। नेटवर्क एज ए सर्विस नैस आखिर है ये क्या, तो ये एक क्लाउड सर्विस मॉडल है। इसके तहत ग्राहक जो होते हैं यानी जो कंज्यूमर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, ये क्लाउड प्रदाताओं से ये नेटवर्किंग सेवाएं यानी कि नेटवर्किंग सर्विस किराए पर ले सकते हैं, व्यवसाय की ज़रूरतों में बदलाव कर सकते हैं, बिजनेस वगैरह में जितनी सेवा का उपयोग किया जाता है उतने ही भुगतान करने के विकल्प प्रदान करता है। ये ग्राहकों को अपने स्वयं के नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता के बिना नेटवर्क संचालित करने की भी सुविधा देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो न्यूज है, नेक्स्ट कह रहा है, वेट गाइस, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग की बातें करें तो हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्था यानी कि IISc भारतीय
भारतीय विज्ञान संस्था जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये वैज्ञानिकों ने न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में सफलता प्राप्त किया है, इसलिए चर्चा में है। तो न्यूरोमॉर्फिंग कंप्यूटिंग की बातें करें तो न्यूरोमॉर्फिंग इंजीनियरिंग आखिर ये है क्या? तो ये मानव मस्तिष्क की संरचना कार्य की नकल करता है, ठीक है। यानी जो हमारे मस्तिष्क है, जो हमारे दिमाग है, उसके कैसे फंक्शन करता है उसका ये डुप्लीकेट ये बना सकता है, नकल करता है, ठीक है। इसमें ऐसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिजाइन करना शामिल है जो कि सूचनाओं को संबंधित करने के लिए न्यूरल नेटवर्क और सिनेप्स का अनुकरण करते हैं। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है? तो ये वर्क जो है ये एक स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स है, जैसे कि हार्डवेयर का यूज करके मस्तिष्क की नकल किया जा सकता है। SNN जो है, यानी कि SNN कृत्रिम सिनेप्स के द्वारा, यानी कि कृत्रिम बोले तो AI के माध्यम से, जो आर्टिफिशियल होता है, इसके माध्यम से सिनेप्स के द्वारा जुड़े हुए नोड्स यानी कि स्पाइकिंग न्यूरॉन्स होते हैं और सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए एनालॉग सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भौतिक से संबंधित घटनाक्रम, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट रिलेटेड टू फिजिक्स। फिजिक्स से रिलेटेड जो भी सारे घटनाक्रम हुआ है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। प्राथमिक कण, मौलिक कण से संबंधित शब्दावलियां क्या है? तो प्राथमिक कण यानी कि मौलिक कण की बातें करें तो ये ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले अब तक का सबसे छोटा कण है, ठीक है। ये यानी कि पूरे जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए सबसे छोटा कण है अब तक का। ये कण आपस में मिलकर के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जैसे कणों का निर्माण करते हैं। कणों के इसके अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये छोटे एक मैटर है, एक छोटे से कोई भी मैटर यानी एक छोटे से कण होगा, और ये अणु को, ये समूह है, छोटे छोटे मैटर मिलकर के आप यहाँ पे देख सकते हैं, कई सारे मैटर मिलकर के अणुओं का निर्माण करते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं परमाणु कैसे यहाँ बनाया जा रहा है। फिर परमाणु के द्वारा नाभिक के चरणों को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक में जैसे बताया गया है। फिर इसके माध्यम से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह जनरेट होता है, और इसके साथ ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके माध्यम से क्वार्क अप स्टेज, इसके साथ ही ये आप देख सकते हैं लेप्टॉन, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, बोसॉन, फोटो ग्लूऑन वगैरह कैसे इसका निर्माण होता है। इसके साथ ही प्राथमिक कण कैसे बनता है। तो ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे कण, जैसे अभी तक की पूरे ब्रह्मांड को निर्माण करने में सबसे छोटा छोटा मैटर से सबसे छोटा छोटा पार्टिकल्स वगैरह, ठीक है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स की बातें करें तो ये ब्रह्मांड के निर्माण में भूमिका निभाने वाला मौलिक कारकों का वर्णन करता है। ये बताता है कि कैसे क्वार्क और लैप्टॉन नामक कण पार्टिकल सभी ज्ञात पदार्थों का निर्माण करते हैं। क्वार्क प्रोटॉन न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, जबकि लेप्टॉन इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं। साथ ही ये इससे ये भी पता चलता है कि इस बल को वहन करने के लिए बोसॉन कण यानी कि बोसॉन पार्टिकल क्वार्क लेप्टॉन को कैसे प्रभावित करता है, कैसे इफेक्ट करता है। इसके अलावा ब्रह्मांड को संचालित करने के लिए 4 फंडामेंटल फोर्स में तकनीक के बारे में भी बताया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स वगैरह कैसे वर्क करता है। फोटोन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स के वहन कण होते हैं। इसके विद्युत क्षेत्रों को चुंबकीय क्षेत्रों के माध्यम से परस्पर क्रिया होती है। ग्लूऑन जो है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स में वहन कण होते हैं, और ये बल परमाणु नाभिक को एक साथ बांधकर इस स्थिति को बनाए रखता है। W और Z बोसॉन की बातें करें तो ये वहन किया गया वीक फोर्स नाभिकीय अभिक्रिया को कारण बनाता है, जो कि हमारे सूर्य और अन्य तारों के लिए अरबों वर्षों से ऊर्जा के स्रोतों के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। चौथा में हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं कि चौथा मौलिक बल जो है यानी कि चौथा मौलिक जो फोर्स है ये गुरुत्वाकर्षण, जिसका पर्याप्त व्याख्या इस मॉडल के द्वारा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कण भौतिक का मानक मॉडल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। H हिग्स बोसन कैसे यहाँ पे है, आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं, इसको जूम करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि हिग बोसन जो जस्ट अभी हम लोग पिक्चर के माध्यम से देखें तो ये क्यों चर्चा में है। कह रहा है कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार जो हिग बोसन है इनका डेथ हो गया है, इसलिए ये चर्चा में है, ठीक है। तो ये आपन पढ़ के जाना है, ठीक है। कह रहे हैं कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स, इनका पूरा नाम क्या है, पीटर हिग्स, ठीक है। तो इनका निधन हो गया है। पीटर हिग्स की बातें करें तो पीटर हिग्स ने
1964 में ब्रह्मांड के एक नए फील्ड के रूप में हिग्स फील्ड का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। इसके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में, यानी पूरे ब्रह्मांड जो है हमारा, पूरे ब्रह्मांड में मौजूद और सभी मौलिक कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है। ठीक है, इनके द्वारा ये हिग्स फील्ड के सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। आज इनका निधन हो गया है। आज मतलब लगभग ये 2024 का न्यूज है। 2024 में मतलब पूरे हम जो साइंस एंड टेक करा रहे हैं तो पूरे 1 साल का करा रहे हैं, जो हमें पढ़ के जाना है। PT 365 नाम ही है इसका, यानी कि पूरे 365 दिन में जितने सारे न्यूज है वो सारे हम लोग ओवरऑल देखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे इसके पहले जो नए स्टूडेंट होंगे तो जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। इसके पहले 4-5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसके साथ ही बहुत सारे वीडियो सारे हम लोग PT 365, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस, है ना, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सोशल इशू, इंटरनेशनल रिलेशन, सारा चीज़ हमने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पीटर हिग्स जो है ये 1964 में ब्रह्मांड के एक नए फील्ड के रूप में हिग्स फील्ड का सिद्धांत प्रस्तावित किए थे और इनके अनुसार ये संपूर्ण ब्रह्मांड में मौजूद है और सभी मौलिक कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक नया मौलिक कण यानी कि नया फंडामेंटल पार्टिकल का भी हिग्स बोसन का विचार प्रस्तुत किया गया था। उनके इस विचार की लगभग पुष्टि कब किया गया? 2012 में किया गया था। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन जो है ये लार्ज हैड्रॉन कोलोराइड में किया गया था, यानी कि किसके द्वारा? यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन जो है ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में एक्सपेरिमेंटेड से हुआ था। ये हिग्स फील्ड मौलिक कणों में द्रव्यमान के बीच रिलेशन की हम लोग बातें करें तो ये क्रिया में द्रव्यमान कणों का अपना कोई द्रव्यमान नहीं होता है और वे अपना द्रव्यमान हिग्स फील्ड के साथ साथ क्रिया का परस्पर क्रिया करके हासिल करते हैं। ठीक है, ये कणों के द्रव्यमान हासिल करने के लिए हिग्स फील्ड के साथ साथ परस्पर क्रिया के बाउट एंगलर हिग्स मैकेनिज्म के रूप में जाना जाता है। इसे रॉबर्ट ब्राउट और इसके साथ ही फ्रांकोइस एंगलर्ट पीटर सिंगर्स प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, द्रव्यमान का स्तर की हम लोग बातें करें, थोड़ा सा वीडियो को ऊपर, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें। द्रव्यमान का स्तर की हम लोग बातें करें, यानी कि द्रव्यमान की लेवल की बातें करें तो हिग्स बोसॉन जो थे ये हिग्स फील्ड और कणों के बीच जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच परस्पर क्रिया के तीव्रता के कणों के द्रव्यमान के स्तर को निर्धारित करता है। इसका मतलब ये होता है कि हिग्स फील्ड के साथ साथ कण जो होता है, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, इसके परस्पर क्रिया जितनी प्रबल होगी कण उतना ही भारी या फिर उतना ही अधिक द्रव्यमान वाला होगा। ठीक है, हिग्स बोसॉन के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो ये एक प्राथमिक या मौलिक कण है और इसके लिए ये लोकप्रिय रूप से गॉड पार्टिकल के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ये हिग्स बोसॉन की बातें करें तो एक प्रकार का यानी कि एक फोर्स को वहन करने वाले उप परमाणविक यानी कि सब एटॉमिक कण है। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ये भी अन्य कणों के समान ही हिग्स फील्ड के साथ साथ परस्पर क्रिया के द्रव्यमान हासिल करता है। हिग्स बोसॉन के गुण की बातें करें यानी कि वर्चू की बातें करें तो द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान जो है 125.35, ठीक है, eV/C2 होता है। स्पिन, ये एक स्केलर कण यानी स्केलर पार्टिकल की बातें करें तो इसका स्पिन कितना है? 0 है। ये बिना किसी स्पिन वाला एकमात्र प्राथमिक कण है। अस्तित्व अवधि की बातें करें ये बहुत ही कम समय के लिए अस्तित्व में रहता है और ये हाई एनर्जी कोलिजन में उत्पन्न होने के बाद से ये तेजी से अन्य कणों के यानी कि अदर जो कण है, जो अदर पार्टिकल है, विघटित या फिर क्षय हो सकता है। डिटेक्शन की बातें करें तो इससे ये पता चलता है कि अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप से उन कणों को देख करके लगाया जा सकता है जिनमें इसका लक्ष्य यानी जिनमें इसका क्षय होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आखिर इसका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ है, तो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान की अगर हम लोग बातें करें तो इसकी उत्पत्ति कब हुआ था? 1954 में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स के सहयोगात्मक शोध करना। इसके सदस्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसका मेंबर है? तो 23 सदस्य देश है, 10 एसोसिएटेड मेंबर है, यानी कि जब स्थापना हुआ था उस समय 10 इसमें एसोसिएटेड मेंबर है। बाकी जो है भारत की बातें करें तो इसका एक एसोसिएटेड मेंबर सहयोगी सदस्य है, यानी कि भारत भी जब ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1954 में तब भी इसका मेंबर था। ठीक है,
इसकी उपलब्धियां क्या क्या है, अभी तक ये क्या क्या अचीवमेंट हुआ है। तो जेड बोसॉन और डब्ल्यू बोसॉन कणों की खोज किया है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW जो हम लोग कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार, और इसके साथ ही यूरोपीय परमाणु अनुसंधान जो है, ये CER यानी कि यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन जो है, ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक टीम बर्सन ली के द्वारा, किसके द्वारा, इनके जो टीम थे ब्रिटिश के, वो बर्नन बर्नर्स ली द्वारा, ठीक है, कहने भी नहीं आ रहा है, ऐसा नाम है, बर्नर्स ली, ठीक है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा हटा देते हैं, आप एक बार देख लेना, यहाँ पे हम ऐसे गोला घेर देते हैं, आप देख लेना, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे CERN जो है यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, इसका LHC यानी कि लॉर्ड्स हैड्रॉन कोलाइड दुनिया का सबसे बड़ा कण है, त्वरित पार्टिकल एक्सीलरेटर, ये इनका अचीवमेंट, ये उपलब्धियां है। व्हाइट रैबिट तकनीक अपनाने को बढ़ावा देने के लिए व्हाइट रैबिट कोलैबोरेशन WRC की शुरुआत किया था, ये अचीवमेंट है। और व्हाइट रैबिट तकनीक LHC ये श्रृंखला के लिए सब नैनो सेकेंड सटीकता का पिको सेकेंड समन्वय प्रदान करता है। तो ये सारे अचीवमेंट। अच्छा, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन काम करता है, तो यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉनो आखिर ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में इंटरनेशनल नोआ, ठीक है, इंटरनेशनल नोआ ने कोलैबोरेशन ने न्यूट्रॉनो के बारे में नई जानकारियां दिया है, जिसके लिए ये चर्चा में है। नोआ की बातें करें तो नूमी ऑफ एक्सिस वी एपिरियंस प्रोजेक्ट है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है, और इसमें कुछ भारतीय संस्थान भी इसके भागीदार है। नए यानी कि नोआ की बातें करें तो ये परिणाम से पता चलता है कि 3 न्यूट्रॉनो प्रकार से एक बहुत भारी और अन्य 2 प्रकार के द्रव्यमान तुलनात्मक रूप से कम है। नॉर्मल ऑथर थियोरेटिकल मॉडल की बातें करें तो ये न्यूट्रॉनों के 3 अलग अलग, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, म्यूटॉन और टाउ, ठीक है, तो ये सारे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि ये आखिर ये न्यूट्रॉनो या फिर घोष पार्टिकल क्या होता है, ठीक है। तो घोष पार्टिकल की बातें करें तो ये विद्युत आवेश रहित लगभग नगण्य द्रव्यमान वाले उप परमाणविक यानी कि सब एटॉमिक कण या फिर पार्टिकल होते हैं। मिल्की वे आकाश गंगा से परे खगोलीय परिघटनाओं से निकलने वाले उच्च ऊर्जा युक्त न्यूट्रॉनो एक्स्ट्रोफिजिक्स न्यूट्रॉनो के रूप में जाना जाता है। इन्हें घोष पार्टिकल भी कहा जाता है क्योंकि लगभग 100 ट्रिलियन न्यूट्रॉनो प्रति सेकंड हमारी जानकारी के बिना मानव शरीर से होकर के गुजरते हैं। उच्च ऊर्जा की बातें करें यानी कि हाई ऊर्जा की बातें करें तो हाई एनर्जी की बातें करें तो ये युक्त न्यूट्रॉनों से संभावित होकर के सुपरनोवा जैसी घटनाएं होती है, और ये एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई और ब्लैक होल जैसे खगोलीय पिंड इनके संभावित स्रोत हो सकते हैं, ठीक है। सूर्य के नाभिकीय अभिक्रिया की बातें करें तो पृथ्वी में कणों का क्षय, बीटा क्षय पार्टिकल, एक्सीलरेटर, परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी सभी न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं। ये अपने विशिष्ट गुणों के कारण उन्हें पिंडों पे परिघटना के बारे में जानकारी प्रदान करने में अच्छे स्रोत होते हैं जिससे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जैसे कि गॉड पार्टिकल हिग्स बोसन से अलग है, तो आपको ये ध्यान रखना है, नोट में ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूट्रॉन की प्रमुख विशेषता आखिर है क्या, तो ये लगभग प्रकाश की रफ्तार से गति कर सकता है, न तो ये चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा विक्षेपित होते हैं और न ही बिखरते हैं और आसानी से अवशोषित होते हैं। ये अपने स्रोत से सीधी रेखाओं से गति करते हैं। ये ब्रह्मांड के सभी परमाणुओं से अधिक संख्या में मौजूद होते हैं। नए अन्य न्यूट्रिनो वेधशालाएं की हम लोग बातें करें तो थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको, तो ये भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला जो है इसे परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। अवस्थिति की बातें करें कहाँ पे स्थित है, तो ये तमिलनाडु के थेनी जिले के बोडी वेस्ट हिल्स में स्थित किया गया है। चीन का ट्राइडेंट ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप ये भूमध्य रेखा के पास दक्षिण चीन सागर में बनाया जा रहा है और नया न्यूट्रिनो यानी कि डिटेक्टर है। आइस क्यूब की बातें करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है, ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। अच्छा, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा कौन काम करता है, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी काम करता है, ठीक है। तो आपको ओवरऑल इतना सारा पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खगोलीय घटनाक्रम के संकेत क्या क्या हो सकते हैं। कॉस्मिक रे की बातें करें तो ये
आवेशित कण होता है और चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा विक्षेपित होता है। गामा रे की बातें करें तो ये गामा किरण प्रकाश अल्पकालिक विस्फोट होते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किसी भी तरंग की तुलना में गामा किरणों तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ब्रह्मांड में जैसे कि न्यूट्रॉन तारे, पल्सर, सुपरनोवा विस्फोट, ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर खगोलीय घटना की बातें करें तो ये परमाणु विस्फोट होता है, बिजली हो गया है ना, रेडियोधर्मी क्षय जैसी गतिविधियां होती रहती है। ये एक आकाश गंगा से बाहर घटित होने वाली क्षणिक घटना होती है, यानी कि चंद सेकंड के लिए होती है। ये ऐसी घटना होती है जो अपेक्षाकृत कम समय में अपनी चमक बदल देती है। ठीक है, अदर की बातें करें तो ग्रेविटेशनल वेव, सुपरनोवा के अवशेष, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लाई जैसे क्वासर वगैरह ये सारे होते हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी पर ये सारे ऐसा कभी कभी मतलब जैसे क्वासर हो गया है ना, सुपरनोवा वगैरह, विस्फोट वगैरह कभी कभी आप देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इससे संबंधित जो भी सारे न्यूज है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। क्वासर के बारे में बातें करें तो क्वासर शब्द अर्ध तारकीय रेडियो स्रोत है, यानी कि क्वासी स्टेलेटर रेडियो सोर्सों को सोर्सेस का संक्षिप्त रूप है। क्वासर को सुपर मैसिव ब्लैक होल से ऊर्जा मिलता है और वे ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे अधिक चमकदार वस्तुओं में से है। पृथ्वी पर उनकी अधिकतम दूरी क्वासर का कितना होता है, इसके कारण किसी भी क्वासर को बिना उपकरण को नहीं देखा जा सकता है। रेडियो तरंगदैर्घ्य की बातें करें, रेडियो तरंगे दृश्य प्रकाश यूवी जो होता है, अल्ट्रावायलेट किरण और रक्त तरंगे एक्स किरणों, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो क्वासर के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण तरंगे। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल वेव की बातें करें, ग्रेविटेशनल वेव जो है, गुरुत्वाकर्षण तरंगे, ये पहली बार एक न्यूट्रॉन तारे का एक रहस्यमय या फिर अज्ञात पिंड के विलय का पता लगाया था। इस विलय का घटनाक्रम को आधिकारिक तौर पर GW 230-529 नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? GW 230-529 इसका नाम दिया गया है। इससे ये पता चलता, इसका पता जो है 2023 में लीगो विर्गो कागरा। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप लोग देख लेना। लीगो विर्गो कागरा की बातें करें, इसके सहयोग के द्वारा लगाया गया था। गुरुत्वाकर्षण तरंग की उत्पत्ति दो निम्नलिखित पिंडों के विलय से हुआ है। न्यूट्रॉन तारा, ठीक है, तो न्यूट्रॉन तारा की बातें करें, इसका निर्माण तब होता है जब किसी विशाल तारे का ऊर्जा स्रोत खत्म हो जाता है और वह विखंडित हो जाता है, तब होता है। रहस्यमयी पिंड की बातें करें, इसका द्रव्यमान मास गैप में होता है। मास गैप जो होता है दरअसल सबसे भारी यानी कि ज्ञात न्यूट्रॉन तारे और सबसे हल्के ज्ञात ब्लैक होल के बीच द्रव्यमान की सीमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स की बातें करें या फिर ग्रेविटेशनल वेव की बातें करें, तो ये कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण तरंग जो है ये अंतरिक्ष में दो विशाल पिंडों के आपस में टकराने से उत्पन्न होता है और ये तरंग स्पेस और टाइम से लहर यानी कि रिपल पैदा करते हुए स्रोतों से दूर सभी दशाओं में गति करता है, तभी ये प्रबल ऊर्जावान तरंगे होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में अपने सापेक्षता के सिद्धांत इन्हीं भविष्यवाणी किया था और ये सिद्धांत 1916 में प्रकाशित हुआ था। ये तरंगे प्रकाश की गति से चलता है, जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे GW जो है, यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स की बातें करें तो ये एक ग्रेविटेशनल वेव का पहली बार पता लगाना, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहली बार 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी वेधशाला में पर्यवेक्षण किया गया था। 2017 का भौतिक नोबेल पुरस्कार LIGO डिटेक्टर और गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अवलोकन में निर्णायक योगदान के लिए प्रदान किया गया था। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का निम्नलिखित महत्व क्या क्या हो सकता है, इसके इंपॉर्टेंस की बातें करें तो वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की प्राकृतिक विकास के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार करने में मदद करता है। इसके साथ ही सुपर मैसिव ब्लैक होल की बातें करें तो सुपर मैसिव ब्लैक होल के विलय के कारण ये प्राकृतिक वगैरह के बारे में रहस्य को उजागर करता है, जानकारियां देता है। इसके साथ ही गुरुत्वाकर्षण तरंगों के उत्पन्न होने के लिए जिम्मेदार घटनाएं क्या क्या हो सकता है, परिघटना की हम लोग बातें करें तो ये जो है जब किसी तारे में असम्मति रूप से विस्फोट होता है, जिसे कि सुपरनोवा कहा जाता है। जब दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, इसके साथ ही इसकी ये भी घटना हो सकती है। या फिर तीसरा जो है जब दो ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए आपस में मिल जाते हैं, तो भी परिघटना हो सकती है।
यानी कि गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न हो सकता है। इसके साथ ही ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार का आपस में विलय होना, तभी गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे आपको ओवरऑल पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे LIGO के बारे में। तो LIGO आखिर ये है क्या? तो LIGO जो है ये वर्तमान में LIGO में 2 इंटरफेरोमीटर होते हैं और प्रत्येक इंटरफेरोमीटर में 4 किलोमीटर लंबी, यानी कि 4 किलोमीटर लंबी 2 भुजाएं होती है और एल आकार के व्यवस्थित होता है। ठीक है, ये उपकरण गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए एंटीना के रूप में कार्य करता है। इसमें संतुलित उच्च शक्ति वाले लेजर, सटीकता क्षमता वाले दर्पण, अल्ट्रा क्वाइट वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम और परिष्कृत सोपानिक फीडबैक प्रणालियां शामिल होते हैं। LIGO इंडिया की बातें करें, इसका निर्माण US नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था और परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग संयुक्त रूप से वर्क करेगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र में ये स्थापित किया गया। ठीक है, दोनों मिलकर के कौन कौन काम करेगा? US नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हुआ है इंडिया के साथ, जो परमाणु ऊर्जा विभाग और प्रौद्योगिकी विभाग संयुक्त रूप से महाराष्ट्र में स्थापित होगा। ठीक है, तो ये रहा गाइस टोटल न्यूज जो आपको पढ़ के जाना है। अदर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एंटी मैटर जो भी सारे घटना है वो सारे एक एक करके हम लोग देखेंगे। और जब तक ये जय हिंद जय भारत। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी जो है बाकी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 44 से, कल स्टार्ट करेंगे और ये जैसे कंप्लीट होगा इसके बाद हम सारे का जैसे हमारा वादा किया हुआ है वैसे हमने लिख करके 10 क्वेश्चन बनाए हैं। आप मेरे चैनल पे जा करके इन्वायरमेंट का एक बार देख लेना, आपको खुद होगा कि क्लास में ही पूरा चीज़ आपको हमने याद करा दिया था। ठीक है, जो आप इन्वायरमेंट का टेस्ट करके MCQ हमने लिख के पेन से A4 साइज पेपर पे मैंने लाया था, विथ उसका एक्सप्लेनेशन मैंने खुद दिया था। आप लोग देख लेना, बेटर लगेगा आप लोग को, क्योंकि जितने भी सारे जो हम लोग न्यूज़ में पढ़े थे वो एज अ क्लास में ही सब हमने याद करा दिया था आप लोगों को MCQ के माध्यम से। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे तो यार कम से कम लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट भी करो। ठीक है, और मेरा चैनल नया है, जो भी एस्पायरेंट न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होंगे वहाँ तक शेयर कर देना तो बेटर होगा। एंड बहुत जल्द आप लोग के डिमांड के अकॉर्डिंग हम MCQ लेके आने वाले हैं। जब तक जय हिंद जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय।